जनक की आंखों में सवाल थे और सामने खड़ा पाराशर अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोलने की हिम्मत जुटा चुका था। उसने जनक से साफ शब्दों में कह दिया कि वह उससे प्यार करता है। यह बात सुनकर जनक के मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी, लेकिन वह खुद भी नहीं जान पाई कि क्या महसूस कर रही है। उसने धीमी आवाज में पूछा कि आखिर वह उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। पाराशर मुस्कुराते हुए बोला कि यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है, वह सिर्फ उसकी खुशी चाहता है, भले ही वह खुशी उसे किसी और के साथ मिलने वाली हो। जनक थोड़ी देर के लिए चुप रही, जैसे उसके भीतर कोई तूफान चल रहा हो। वह जानती थी कि पाराशर की भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उसके दिल में वह जगह किसी और के लिए आरक्षित थी, अनिरुद्ध के लिए। पाराशर ने उसे यह भी बताया कि वह चाहता है कि शादी के बाद जनक कुछ दिन और वहीं रुके, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह इस शहर से चली गई तो शायद कभी लौटकर न आए। उसकी आंखों में सच्चा डर झलक रहा था, एक ऐसा डर जो खो देने की आशंका से उपजा था। जनक उसकी बातें सुनकर उलझन में पड़ गई। वह जानती थी कि पाराशर जैसा इंसान उसकी परवाह करता है, लेकिन वह उसकी भावनाओं के साथ अन्याय नहीं करना चाहती थी। उसके लिए पाराशर एक अच्छा दोस्त था, लेकिन वह उससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकती थी। वह कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान भटक गया, क्योंकि उसके मन में अनिरुद्ध की छवि फिर से उभर आई। दूसरी ओर अनिरुद्ध अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले के मुहाने पर खड़ा था। उसने अर्शी से दो टूक कह दिया कि वह अब जनक के साथ रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कीमत पर क्यों न जाना पड़े। अर्शी को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानती थी कि अनिरुद्ध की जिद को अब कोई नहीं बदल सकता। इसलिए उसने एक आखिरी दांव खेला। उसने कहा कि वह आपसी तलाक के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में 20 करोड़ रुपए की गुजारा भत्ता राशि चाहिए। यह सुनकर अनिरुद्ध हैरान रह गया। इतने सालों की दोस्ती, रिश्ता और विश्वास का मोल अब पैसों में तौला जा रहा था। उसने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा और फिर खुद को मजबूर पाकर सहमति दे दी। अर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं होते, वह तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। साथ ही उसने यह भी जोर दिया कि वह मून को अनिरुद्ध से दूर नहीं जाने देगी। अनिरुद्ध का चेहरा तनाव से भर गया, लेकिन उसने संयम रखा। उसने जवाब दिया कि अब मून की कस्टडी का फैसला अदालत करेगी और वही जो तय करेगी उसे मानना होगा। अर्शी ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जनक को कोसना शुरू कर दिया। उसके शब्दों में जलन, क्रोध और हार की झलक थी। वह बार बार कहती रही कि जनक को अनिरुद्ध कभी नहीं मिलेगा। इधर जब सिद्धार्थ ने अर्शी को छोड़ दिया, तब वह बोस हाउस लौट आई। उसका सामना छोटन से हुआ, जिसने बिना समय गवाए उसे ताने मारने शुरू कर दिए। छोटन ने कहा कि उसे अब क्या जरूरत पड़ गई वापस आने की, जब वह खुद ही सब कुछ छोड़कर गई थी। अर्शी ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया, लेकिन छोटन ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुम केवल अपने फायदे के लिए आई हो और तुम्हारी बातों में अब कोई सच्चाई नहीं बची। तभी अनिरुद्ध वहां पहुंचा और उसने अर्शी के सामने तलाक के कागजात रख दिए। अर्शी ने कागजों को देखा और फिर वही बात दोहराई, वह तब तक साइन नहीं करेगी जब तक रकम उसके अकाउंट में नहीं आ जाती। उसका रुख अब एकदम व्यावसायिक हो गया था, जैसे अब रिश्ता केवल एक सौदे का हिस्सा बन चुका था। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसका मन अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह जानता था कि उसने जीवन में जितने भी रिश्ते बनाए, उनमें से अधिकतर अब एक बोझ बन चुके हैं। लेकिन फिर भी उसके मन में एक उम्मीद बाकी थी, जनक की। वही झनक जो कभी उसे बिना कुछ कहे समझ जाती थी, वही झनक जो अब किसी और की जिम्मेदारी बनने जा रही थी। अनिरुद्ध के मन में चल रहे संघर्ष और झनक की उलझनें अब एक नई दिशा लेने वाली थीं। दोनों के रास्ते एक बार फिर टकराने वाले थे, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। अर्शी अपने स्वार्थ की आग में जल रही थी और पाराशर अपने प्रेम की आहुति देने को तैयार था। बीच में थी झनक, जो दिल और कर्तव्य के बीच जूझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने, वह इंसान जो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, या वह जो बिना शर्त उसके साथ खड़ा है।
यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार का असली रूप सामने आ रहा था। जनक की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी और अनिरुद्ध की खामोशी में भी एक गूंज थी। समय आने वाला था जब इन खामोशियों को आवाज मिलनी थी, जब दिलों के फैसले कानून से टकराने वाले थे और जब जनक को अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना था, किसे अपना माने और किससे खुद को दूर कर ले। पाराशर और जनक एक शांत क्षण साझा कर रहे थे जब पाराशर ने अचानक हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि वह अपनी शादी के तोहफे में क्या चाहती है। जनक उसकी तरफ देखकर मुस्कराई और कहा कि उसने तो पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, उसका साथ, उसका समर्थन और सबसे बढ़कर उसकी दोस्ती। पाराशर ने हंसते हुए कहा कि क्या वह उसे हमेशा यूं ही याद रखेगी या शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी। जनक ने उसकी आंखों में देखकर विश्वास से कहा कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस वक्त के पीछे छिपे भाव गहरे थे, लेकिन दोनों ही उन्हें शब्दों में ढाल नहीं सके। उनके बीच एक न समझा जाने वाला रिश्ता था जो शब्दों से ज्यादा खामोशियों में पनपता था। इधर शहर में एक और तूफान उठने वाला था। ईशानी अपनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब खामोश नहीं बैठेगी। जब अंबिका और अद्रिका ने उस पर आरोप लगाए कि वह केवल खुद के बारे में सोच रही है, तो ईशानी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह डर के साए में नहीं जी सकती। उसे मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन वह अन्याय सहते हुए जिंदा नहीं रह सकती। उसकी आंखों में ज्वाला थी, जैसे वह हर उस बात के खिलाफ खड़ी हो चुकी हो जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अभिजीत ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं थी। अंततः अभिजीत ने हार मानते हुए उसके साथ अदालत में पहली सुनवाई में जाने का वादा किया। वहीं पाराशर जनक को एक खास व्यक्ति से मिलवाने के लिए ले गया और वह कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। जैसे ही जनक ने उसे देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह बिना कुछ कहे सब समझ गई। समय ने दोनों को जुदा कर दिया था, लेकिन भावनाएं अब भी वही थीं। अनिरुद्ध ने उसे बताया कि अर्शी ने आखिरकार तलाक स्वीकार कर लिया है और अब वे मून के साथ एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। जनक ने यह बात शांति से सुनी, लेकिन भीतर कुछ चुपचाप टूट रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक ऐसा राज जो वह किसी से साझा नहीं करना चाहती थी, उसकी प्रेगनेंसी का। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही और मन ही मन उस बच्चे के बारे में सोचती रही जो शायद उसका और अनिरुद्ध का इकलौता बंधन था। अदालत में ईशानी और अभिजीत एक नई लड़ाई का सामना कर रहे थे। ईशानी ने दृढ़ता से अभिजीत से कहा कि वह किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है। उसका आत्मबल देखकर अभिजीत भी आश्चर्यचकित था। उसने उसे बताया कि उसे एक धमकी भरा कॉल आया है और वह चाहता है कि ईशानी पीछे हट जाए, लेकिन ईशानी ने साफ मना कर दिया। वह जानती थी कि पीछे हटना अब विकल्प नहीं रहा। कुछ देर बाद जीत वहां पहुंचा और हमेशा की तरह अपनी घमंडी मुस्कान के साथ ईशानी का मजाक उड़ाने लगा। उसने अपने ऊंचे राजनीतिक और कानूनी संबंधों का दिखावा किया, लेकिन ईशानी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब वह डरने वालों में से नहीं थी। गांव में जनक और अनिरुद्ध का सामना हुआ तो जैसे समय थम सा गया। अनिरुद्ध ने जो कहा वह जनक के लिए सुनना आसान नहीं था। उसने बताया कि अब अर्शी से उसका कोई रिश्ता नहीं बचा है और वह केवल मून के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। जनक उसकी बातों को चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में भावनाओं की लहरें उठ रही थीं, लेकिन वह खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी सोच लगातार उसकी गर्भावस्था की ओर मुड़ रही थी। यह खबर वह किसी से साझा नहीं कर पाई थी, न ही अनिरुद्ध से और न ही पाराशर से। उस बच्चे के अस्तित्व की खबर अभी उसके दिल में बंद एक रहस्य बन चुकी थी और वह नहीं जानती थी कि उसे कब और कैसे खोलना है। इस पूरे घटनाक्रम में हर किरदार अपने संघर्ष से गुजर रहा था। जनक अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी हुई थी, अनिरुद्ध अपने निर्णयों की कीमत चुका रहा था, ईशानी अपने अधिकारों की लड़ाई में अकेली खड़ी थी और पाराशर अपने प्रेम को चुपचाप निभा रहा था। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन एक चीज जो अडिग थी वह थी समय, जो सबको उसी की गति से चलने पर मजबूर कर रहा था। हर एक मोड़ पर एक नई चुनौती,
हर चेहरे पर एक नई कहानी और हर दिल में एक अनकहा दर्द था। जनक की दुनिया में भावनाएं अब बंधनों में बदल रही थीं। वह जानती थी कि एक और बड़ा फैसला जल्द ही उसे लेना होगा, वो फैसला जो न केवल उसके भविष्य को बल्कि उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी को भी आकार देगा। लेकिन अभी के लिए उसने खुद को चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्चा जवाब होती है। और इसी खामोशी के बीच उसके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी। कोई नई शुरुआत कर रहा था, कोई अपना अतीत मिटा रहा था, कोई अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था और कोई प्यार की चुप चढ़ाई पर चढ़ रहा था। पर झनक वह बस खड़ी थी उस चौराहे पर जहां भावनाएं, रिश्ते और जिम्मेदारियां तीन अलग अलग रास्तों पर खींच रही थीं, और उसे तय करना था कि वह किस ओर चलेगी।